हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी मेड एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप वाइज कि आपकी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है उनमें कितने स्टेप होंगे और कैसे कैसे आपका एडमिशन तक आपका क्या क्या प्रोसीजर होगा। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो काउंसलिंग के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। मैंने अभी अभी सारी वेबसाइट्स आपकी चेक की हैं, इनमें कोई नोटिस मुझे कहीं नहीं मिला है। तो कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें बहुत ज़्यादा पैनिक हो रखा है, टेंशन हो रखी है कि सर काउंसलिंग कब होगी कब होगी कब होगी। तो गाइज एक बात बताइए, आप मेरे को सिंपल सा जवाब मैं ये मांगता हूँ आपसे कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत क्या है, आपको टेंशन क्यों हो रही है कि आपकी काउंसलिंग कब होगी। आप अपना काम करते रहिए गाइज, स्टडी करते रहिए, जब होगी जो मर्जी होगी जैसे होगी हो जाएगी। आपको इससे मतलब ही क्या है, एक स्टूडेंट का बस वर्क इतना है कि वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करे, अपना तैयारी अच्छे से करे, उसको इन चीज़ों से लेना देना कुछ है ही नहीं। तो अगर आप अपने वर्क से भाग रहे हो तो आपको बिल्कुल पैनिक होगा कि आप कब काउंसलिंग होगी, कब मुझे आराम मिलेगा। और मैं एक बात क्लियर कर दूं बिल्कुल आपको कि आपको आराम कॉलेज में जाने के बाद भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा गाइस। सो इस गलत फहमी में ना रहें कि आप कॉलेज में जाने के बाद एकदम से रिलैक्स हो जाओगे आराम से। वहाँ भी जब आप नीट की प्रिपरेशन की है आपने और आगे आगे आप इससे भी ज़्यादा कंपटीशन में जाने वाले हो, इससे भी ज़्यादा वर्कलोड में आप जाने वाले हो। आपको साथ में प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और साथ में स्टडी भी करनी पड़ेगी। जैसे पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे, ड्यूटी भी करेंगे, अप्रेंटिस भी करेंगे, और साथ में जो नर्सिंग वाले हैं उनको भी पूरा जो नर्सिंग का और वार्ड में ड्यूटी वगैरह वो देखना पड़ेगा। तो तभी मैं कहता हूँ आपको कि पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको तो एक स्टूडेंट का काम देखो गाइस स्टडी करना होता है, बस ये हमारे पास हम कर सकते हैं। और उसमें पैनिक होने वाली बात क्या है, काउंसलिंग अब हो जाएगी नहीं तो बाद में हो जाएगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये नीड पड़ सकती है कि आपको नीट की तैयारी करनी पड़ जाए 1 साल। तो उसमें भी क्या जाता है, 1 साल बिल्कुल और आप कर सकते हो। 1 साल भी क्या रहा है, अभी ये नवंबर आ जाएगा आपकी काउंसलिंग होते होते, और कोरोना वरोना कुछ नहीं आया तो मई में आपका नीट का पेपर दोबारा से हो जाएगा। सो आप ये बताओ, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको बोल देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टेप वाइज प्रोसेस के बारे में, और आपको सभी प्रोसेसेस सारा कुछ मैं इधर बताने वाला हूँ एकदम एक्यूरेटली। सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अभी तक आपने नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना। और कई बार ये भी क्वेरी जा रही है मेरे पास बच्चों की कि सर हम अगर बीएससी नर्सिंग में, पैरामेडिकल में कहीं गवर्नमेंट में एडमिशन ले लें तो क्या हमारा नीट की तैयारी हम साथ साथ कर सकते हैं। तो गाइज़ अब मैं आपको ये बिल्कुल मना करता हूँ कि दोनों जगह आप डबलिंग न करें, क्योंकि वहाँ भी आपको क्लासेस लगानी पड़ेगी। अब वहाँ क्लासेस नहीं लगाओगे तो वहाँ बैक लग जाएगी, उसमें 1 साल ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा आप एक साइड होकर नीट की तैयारी कर सकते हो। और ये ज़्यादा होता है 100+ वाले बच्चों के साथ, क्योंकि उनको बड़ी चुल रहती है कि यार एक बार करें। तो फिर आप एक साइड होकर अपनी नीट की तैयारी ही कर लीजिए। लगभग 6-7 महीने रहते हैं पेपर के, तो 6-7-8 जो भी हैं, तो उनमें एक बार और क्या ही जाता है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए और उसके बाद जो होता है वो अपना देख लेना। और क्या पता अगर आप बीएससी नर्सिंग में इन्हीं में नेक्स्ट ईयर भी लेने की नौबत पड़ जाए तो कोई अच्छा ही कोर्स मिलेगा, इससे तो आपका स्कोर इम्प्रूव होगा ही। सो गाइज मेरी यही है कि दोनों जगह अपना मन बना के न रखें, उसमें दोनों जगह होने के बाद में न तो वो नीट वाला ही प्रोसेस अच्छे से कर पाओगे और न ही ये, क्योंकि एक दिन तो आपका ये मन ये करेगा ड्यूटी से आकर, मतलब कॉलेज से आके कि यार चलो मन नहीं लगा आज कॉलेज में, चलो यार नीट की तैयारी करते हैं, कल से नहीं जाऊंगा मैं कॉलेज। फिर हफ्ता 10 दिन रुकोगे, नहीं भी जाओगे, अटेंडेंस भी शॉर्ट होगी, बट फिर क्या पता आपको घर वाले बोल दें कि कॉलेज में जाओ और ये जाओ, तो फिर आपको दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर इसमें दोनों साइड में प्रॉब्लम होता है। तो चलो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम अपने स्टेप्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि जो आपका स्टेप होता है वो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन का एक फेज आता है। पहले नोटिस आएगा, नोटिस के बाद रजिस्ट्रेशन जैसे आपने फॉर्म फिल किया था ऐसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में बस ये है कि आपको ये फ़ोटो वगैरह और ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपकी प्रीवियस डिटेल्स हैं, आपका जो ये लॉगिन आईडी पासवर्ड है, इनमें से जो रोल नंबर है, ये सारी चीज़ें भर के आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो।
अभी मैं आपको एक बार प्रीवियस ईयर का नोटिस दिखा देता हूँ कि पिछले साल कैसे कैसे हुआ था। ये आप यहाँ पर देख सकते हो लास्ट ईयर का हमारा नोटिस है। अभी ये नोटिस देखो और जो वो फेक नोटिस घूम रहा था वो नोटिस देखो, तो बताओ वो फेक था नहीं था। तो अब ये देखो कितना जेन्युइन लग रहा है। तो एडमिशन टू नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग, ये सारा जो आपका दिया गया है बीपीटी, एमपीटी और ये नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, तो वो प्रोसेस देखो कब से स्टार्ट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन हुआ था गाइज 12वें महीने में, दिसंबर में लगभग आपका एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर। रजिस्ट्रेशन हुआ था फिर फरवरी में 18 से 28, और ये बिल्कुल आपको ये DAMR ऑनलाइन काउंसलिंग की साइट पर अपना रजिस्टर करोगे और 10 दिन का ये टाइम आपके पास होता है कि आप इतने में एडिट वगैरह करके फ़ीस वगैरह पेमेंट कर दो। अब बात रही फ़ीस की बात, ये वाले स्टेप्स तो आपने इधर उधर भी देखे होंगे, बट बात रही फ़ीस की। फ़ीस कितनी लगती है मैं अभी आपको बताऊँगा फ़ीस कितनी लगती है। देखो अभी 2 साल से काउंसलिंग होने लगी है ऑनलाइन, इससे पहले होता था सारा प्रोसेस ऑफलाइन, इवन फॉर्म भी ऑफलाइन मिलते थे। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी से लोग जाके फॉर्म लेके आते थे या उसके बाद में भर के वापस वहीं पर जमा करवाते थे। ठीक है, हमने भी ऐसा ही प्रोसेस फॉलो किया हुआ है। तो उसके बाद वो फॉर्म मिलता था अराउंड 2500 का फॉर जनरल कैटेगरी। अब अदर कैटेगरीज का मुझे इतना याद नहीं है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स बिल्कुल कम होते हैं और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो कर नहीं पाते, तो वो काउंसलिंग फ़ीस क्यों दे। उस फॉर्म में लिखा होता था कि जो ये फॉर्म है ये काउंसलिंग और एडमिशन फॉर्म दोनों जगह काम करेगा। तो अभी फिर उन्होंने सेपरेट कर दिया दोनों काम कि ये जो कुछ बच्चे काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट करते उनके लिए उनसे हम वो फ़ीस चार्ज नहीं करेंगे। जो पार्टिसिपेट करेंगे अराउंड पिछली बार 68 से अबव जो थे फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था, उनसे उन्होंने वो फ़ीस ली थी। वो अपना एस्टिमेट लगा लेते हैं कि किन को हमें काउंसलिंग के लिए बुलाना है। तो फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करोगे, जितनी फ़ीस मेरे को लगता है 1000 या फिर 1500 काउंसलिंग के लिए आपको पे करनी पड़ेगी फॉर जनरल कैंडिडेट मैं बता रहा हूँ। अगर अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए कम हो सकती है, वो अपना देख लेना। और ये तो उस टाइम पे काउंसलिंग के टाइम पर ही आपको पता लग जाएगी जब आप ये रजिस्ट्रेशन करोगे। तो रजिस्ट्रेशन के बाद सेकंड स्टेप होगा आपका चॉइस फिलिंग का, कि कहाँ कहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हो। वो सेकंड वाला नोटिस में आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये सेकंड वाला नोटिस गाइज आपके सामने है, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन रिसर्च हरियाणा पंचकुला, वहाँ ये पूरा हमारा सिस्टम रेगुलेट होता है। तो ये सेकंड वाला रजिस्ट्रेशन नोटिस भी आप देख सकते हो। और इसमें क्या है, इसमें आपको फिर चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ये लिखा हुआ जो सबमिशन ऑफ चॉइस, ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग, और ये आपका हो जाएगा 2 दिन का आपके पास टाइम होगा। आपने कॉलेज सेलेक्ट करने हैं और चॉइस आपकी फिल करके लॉक कर देनी है। इसके बाद अब जो भी मतलब स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, जैसे किसी के 131 मार्क्स हैं, सबसे पहले चॉइस करेगा PGIM रोहतक, उसके बाद 2 गवर्नमेंट कॉलेज अदर हैं वो करेगा, और उसके बाद अगर किसी को BPT लेना है, रेडियोग्राफी लेना है, तो वो बीच में सिलेक्ट कर सकते हैं। वो देखा जाएगा कि सबसे पहले नर्सिंग का करवाएंगे या फिर पैरामेडिकल भी साथ में ही होगा, क्योंकि कई बार पता क्या है पैरामेडिकल की काउंसलिंग बाद में होती है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, अगर किसी के 131 मार्क्स हैं, 132 मार्क्स हैं, 133 मार्क्स हैं, उसको नर्सिंग में नहीं लेना मान के, तो वो क्या करेगा, वो अपना काउंसलिंग में अभी कुछ लॉकिंग वगैरह और ये नहीं करेगा, नहीं कोई नर्सिंग का कॉलेज सेलेक्ट करेगा, नहीं तो उसको नर्सिंग का अलॉट हो जाएगा। और अगर अलॉट भी हो जाता है, अगर वो फ़ीस जमा कराने नहीं जाता तो उसका कैंसिल भी हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, फिर जब पैरामेडिकल की अगर सेपरेट काउंसलिंग होगी तो उस टाइम पे वो अपना सिलेक्ट कर सकता है जो कोर्स उसको पसंद है। उसको देखो, जिसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं उसकी ही चॉइस सबसे पहले रहती है कि वो कौन सा कोर्स सिलेक्ट कर रहा है। तो 2 दिन का ये आपका प्रोसेस होगा, चॉइस लॉकिंग और उसके बाद अगर कोई गलती आप कर देते हो, कुछ चेंज करवाना चाहते हो, तो वो भी आप 12 तारीख को, मतलब लास्ट ईयर का ये डेट है, को ऐसे ही डेट आपका जो नया डेट आने वाला है ऐसा भी वो आएगा, उसमें भी आपको ये ग्रेवेंसीज और सारा कुछ दिया होगा कि आपने कुछ अगर चेंज करना है तो आप एक दिन का टाइम होगा, वो चेंज कर सकते हो। और इसके बाद जो सभी ने चॉइस फिलिंग की है उसके बाद आएगा उसका प्रोविजनल लिस्ट निकल कर। लास्ट ईयर की मैं आपको प्रोविजनल लिस्ट दिखा देता हूँ।
ये है फ्रेंड्स आपकी यूजी कोर्सेज बीएससी नर्सिंग बीपीटी पैरामेडिकल राउंड फर्स्ट 2021 से 2022 का जो पिछला सेशन था उसकी प्रोविजनल लिस्ट है। उसके बाद आती है ये जो सीट टोटल अलॉटमेंट हुई है विच सब्जेक्टेड टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिपोजिशन ऑफ फीस, उसके बाद आपको शेड्यूल मेंशन किया जाएगा। तो आप देख सकते हो लास्ट ईयर लगभग 10 मार्च के अराउंड ये प्रोसेस हुआ था। तो अगर आप अंदाज़ा लगाओ तो कितना टाइम हो गया बीच में काउंसलिंग का। अगर ये टाइम बच्चों ने वेस्ट कर दिया होगा, ये लगा लो दिसंबर में उनका एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर से मार्च तक, अप्रैल तक, और बाद में जिन्हें ड्रॉप भी करना पड़ गया बेचारों को, तो क्या ही मतलब उनके पास न तो फिर नेक्स्ट सेशन के लिए टाइम बचता है नीट के लिए, नहीं। तो मैं आपको एक ही सलाह देता हूँ कि जो आपका जो पढ़ रहे थे आप नीट वाला सिलेबस, उसको मत छोड़िए। बहुत सस्ती सस्ती कोचिंग्स मिल रही हैं ऑनलाइन, अगर आप ऑफलाइन नहीं लेना चाहते तो ऑनलाइन भी आप पढ़ते रहिए साथ साथ। और बायोलॉजी को तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री चलो कम पढ़ो, ठीक है, फिजिक्स को भी अगर कम पढ़ो तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये दोनों तो मिक्स होके आपका आता रहेगा। आप कोई भी कोर्स करोगे उसी में आपसे पूछा जाएगा और वहीं पर काम आने वाली चीज़ें हैं दोनों, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों आप पढ़ना स्टार्ट रखिए अपना और अपनी प्रैक्टिस अच्छी करते रहिए। एनसीईआरटी तो डेफिनेटली कर ही लो यार, वो बहुत काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। ये देखो पिछली बार की प्रोविजनल लिस्ट आई थी, ये जिन जिन स्टूडेंट्स ने जो कोर्स सेलेक्ट किए थे अब उनके हिसाब से उनको अलॉट हो गया है। अब बीच बीच में आप देखोगे ये 141 दोनों स्टूडेंट ने बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट किया, ठीक है। अब देखो जो कट ऑफ का अंदाज़ा इसलिए नहीं लगता है एक्यूरेटली, क्योंकि अब क्या पता इनमें बॉयज़ कितने हैं। आप पूछते हो सीधा सर ये बताओ कि पीजीआईएमएस रोहतक में नर्सिंग में होगा या नहीं होगा। अब ये नहीं पता ना इनका ये जो कैटेगरीज क्या है, बीच में जो कितने बॉयज़ हैं, कितना क्या स्टेटस है, वो सब पता होने के बिना अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है गाइज। ये देखो जैसे ये 2 कॉलेज ऑफ नर्सिंग में चले गए पीजीआईएमएस रोहतक, और देखो नेक्स्ट वाला देखो ये फिर रितिका ये बीपीटी लिया है, देखो इसने महाराजा अग्रसेन, इसके पास में पढ़ता होगा, मन नहीं किया दूर आने का, वहाँ पर बीपीटी ही करना था तो देखो बीपीटी। अब ऐसे बीच से बच्चे निकल जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा बच्चे निकलेंगे बीच से, कोई देखो ये फिजियोथेरेपी फिर ले रहा है बीपीटी, और अगर ज़्यादा बच्चे निकल जाएंगे बीच से तो मेरे को लगता है कि जो ये 110 और 100 वाली सीरीज़ है इनका भी कहीं ना कहीं अच्छी जगह एडमिशन हो जाए। तो ये डिपेंड करता है ये कैटेगरी वाइज लिस्टों पे और इन पर, ये आपका पूरा प्रोसेस जो प्रोविजनल लिस्ट आएगी उसी से पता लगेगा। बाकी मैं चॉइस फिलिंग के लिए कॉलेजेस आपको बता दूंगा कि आपने कैसे कैसे कौन से कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहने वाला। और जितना हो सकेगा प्राइवेट कॉलेजेस की भी आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा कि ये कैसा कॉलेज है, ये कैसा कॉलेज है। ओके, तो बने रहिए गाइस, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट, क्योंकि यार बहुत टाइम लगता है मेरे को भी इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है। आपकी सपोर्ट भी, आपकी तरफ से भी सपोर्ट उसमें होनी चाहिए। अब ये देखो 132 वाले ने क्या लिया है, रेडियोग्राफी। तो गाइज ये जो मेंटलिटी रहती है बच्चों की, जो जितने नंबर पर एडमिशन होना है ये हमेशा से ही सेम रहती है। अब ये देखो 132 वाला बॉयज़ मिल गया, बॉयज़ बेचारा नर्सिंग में तो पीजीआई में मिलेगा नहीं, क्या बता रोहतक के आसपास का हो, अच्छा यार रेडियोग्राफी का अच्छा स्कोप है ये ले लो, तो बिल्कुल बहुत अच्छा किया, ले लिया 132 में। जब हमारा सेशन था उस टाइम पे भी जो रेडियोग्राफी में एडमिशन हुआ था 131 थे मेरे फ्रेंड के जिसने रेडियोग्राफी में एडमिशन ले लिया। तो अब देखो अब यहाँ पर कितने हैं 132, कितना चेंज हुआ आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो। और मैं तभी आपको बोलता हूँ कि आपके मार्क्स हैं जिस हिसाब से वो अपना अंदाज़ा सभी लगा सकते हैं। बीच बीच में मैं आपको ये सारी अपडेट वगैरह देता रहता हूँ, इन पर भी आपने फोकस करना है और पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। एक स्टूडेंट का काम स्टडी करना है, देखो फिर सभी के साथ होता है, ये हमारे साथ भी होता था, नहीं ठीक से पढ़ ही पाते थे उस सिचुएशन में। तो मैं आपको इसलिए सलाह दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं गाइज। डोंट वरी,
डोंट पैनिक और स्टडी करो। यार मैं अपनी बताऊँ सिचुएशन, मैंने खुद ये सोचा था कि ये एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, साथ साथ में तैयारी भी करेंगे, बट यार वो साथ साथ में ना तैयारी हो नहीं पाती है। क्योंकि हमारे पैरामेडिकल में क्या होता है, यहाँ पर जैसे एक क्लास होती है डेली एक सब्जेक्ट की क्लास होती है, 4 सब्जेक्ट हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी और ये माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तीनों साल यही सब्जेक्ट चलते हैं। तो पहले तो होती है एक क्लास, 8 से 10 हो जाए, 9 से 11 हो जाए, और उस क्लास के बाद क्या होता है, उस क्लास के बाद लगती है जो डिफरेंट लैब्स हैं हमारी, उनमें पोस्टिंग लगती है, कभी माइक्रो में, कभी ब्लड बैंक में, कभी बायोकेमिस्ट्री में। और पोस्टिंग से जब भी हमारे हॉस्पिटल की छुट्टी होती है, उसी टाइम ही हम वहाँ से निकल पाते हैं। अगर आप सुबह जाओगे 9 बजे, 9 से 4 बजे तक आप वहाँ पर मतलब काम करते रहोगे या फिर जो अपना स्टडी भी करोगे, तो उसमें फिर क्या होगा, शाम को जब आओगे ना 4 बजे, तो आपका यही रहेगा, यार यही ठीक है, अब तो क्या ही करेंगे नीट की तैयारी करके। तो फिर ये आपके साथ होगा। तो मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। सो बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक देखिए हर वीडियो, बिल्कुल पॉजिटिविटी आपके मन में आएगी। ये नहीं है कि कोई नेगेटिव वे में आपको मैं कुछ बता रहा हूँ। सो क्योंकि मेरे पास क्वेरीज आती रहती हैं, मेरे जो नोन हैं उनकी भी आती रहती हैं कि ऐसे ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे एडमिशन ले लें, तो फिर क्या होगा। तो मैं देखो क्लियरली बोलता हूँ कि एक साइड होना ज़रूरी है, या तो यहीं रह लो फिर, या फिर नीट की तैयारी कर लो, उसमें चॉइस आपकी है। और EWS वाले देखो, ये लास्ट ईयर की लिस्ट देख सकते हो, EWS 118 पर भी एडमिशन हुआ था। बट गाइज मैं आपको बार बार बोलता हूँ, पिछली बार बच्चे बहुत कम थे, एग्ज़ाम देने वाले बहुत कम थे, और अब की बार बहुत ज़्यादा हैं। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि जिनका एडमिशन खतरे में है, मैं उनको बता देता हूँ, फिर वो थोड़ा और पैनिक करते हैं। तो देख सकते हो ये लिस्ट, बाकी मैं और लिस्ट नहीं दिखाऊंगा। इसके बाद जो सीटें खाली रह जाएंगी, बच्चे कहीं कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद में क्या होगा, ऐसा ही सेम प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन आपका दोबारा से नहीं होगा। वो एक बार आपको जितनी सीट वैकेंट हैं उनके बारे में बताएंगे कि कितनी सीट आपकी वैकेंट हैं, और उन जो वैकेंट सीटों की फिर वो डिटेल दे देंगे कि ये 10 यहाँ पर खाली है, 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, तो उस हिसाब से आप अपना अप्लाई कर सकते हो। और इन सब प्रोसेसेस के बाद जो फर्स्ट राउंड में जो सिलेक्ट हुए बच्चे, उनको PGIMS रोहतक कैंपस में आना पड़ेगा। लाइब्रेरी में लगभग हमारा काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है सारा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है जो वो वहीं पर होती है, तो या फिर कमेटी रूम जिसे बोलते हैं हम, कमेटी रूम में भी हो सकती है, वो आपको बता दिया जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सो बने रहिए गाइज अपने साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया हो अब तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कशन करने वाले हैं, लगभग डेली हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो भी आपकी डे टाइम में क्वेरीज होंगी, कमेंट्स होगी, उनके हिसाब से पूरा एस्टीमेट लगा के आपके साथ डिस्कशन होगा। तो गाइज थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।